आज हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश में एक पर्व के समान मनाते हैं। और शायद जब हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया था, क्रांति करी थी और बलिदान दिया था, उन्होंने भी शायद से नहीं सोचा होगा कि इस देश की ये दुर्दशा बन जाएगी। आज़ादी का जो मायना उनके लिए था, उन्हें लगता था कि जो बाहरी और जो स्वार्थी सरकार थी जो देश चला रही थी, उसको हटा के अपने लोग आएंगे, वो देश को चलाएंगे और आम जनता का भला करेंगे। लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी बनी, मेरा अपना मानना यह है और मैं इसके कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करता कि जो व्यवस्था हमें मिली उसकी स्थिति एक वैश्या की तरह है, जिसका भोग सिर्फ धन और बल, इन दो शक्तियों के बल पे किया जाता है। और अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने लेके आऊंगा, जिसको अगर आप समझेंगे और इसके आप गहराई में जाएंगे तो आप मानेंगे कि जो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं वो सही है। लगभग 1951 में हमारे पास पहला आबादी का जो आंकड़ा था वो आया, और उसके हिसाब से हम लोग लगभग 35.9 करोड़ लोग थे, जो कि 2011-12 में बढ़ के 120 करोड़ के करीब हो गए। और यदि हम उस समय अपना उत्पादन देखें, कुल उत्पादन जो था वो 971 करोड़ का था, जो बढ़ के आज 8,83,265 करोड़ हो गया है। 1951 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मूलतः कृषि प्रधान थी, और अगर देखा जाए तो 85% जो हमारी आबादी थी वो गांव या उससे जुड़े क्षेत्रों में रहती थी, और ज्यादातर खेती या खेती से जुड़े हुए व्यवसायों से अपना जीविकोपार्जन करती थी। स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, पर फिर भी 55% जो हमारा घरेलू उत्पाद था वो खेती बाड़ी से या उससे जुड़े हुए जो अलग अन्य उद्योग थे उनसे आता था। उस समय के जो उद्योग थे वो कुल 16% कंट्रीब्यूट करते थे, और उस समय जो सेवा और अन्य जो उद्योग थे वो तकरीबन 28.5% उनका भाग था हमारे घरेलू उत्पाद में। अब इसी को अगर हम 2011-12 के आंकड़ों से मिलाएं तो कृषि का जो श्रेय था वो घट के 13.9 हो गया, जो उद्योगों का भाग था वो बढ़ के 27.1% करीब हुआ, और वहीं पे जो सेवा उद्योग है वो बढ़ के 59% तक आ गया। अब यदि हम इसको और समझें तो 1951 में जब पहली बार देश का गणतंत्र बना और जो कुछ आंकड़े थे वो इकट्ठा हुए, तो हमें पता चला कि प्रति व्यक्ति पे कर्जा जो है लगभग 120 रुपया था, और प्रति व्यक्ति आय उस समय 264 रुपए करीब थी, जो कि 2011-12 में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति कर्जा जो है लगभग 60,000 से ऊपर जा चुका है। और ये 60,000 का आंकड़ा जो है ये नज़दीकी है, ये लगभग 2015-16 में आया है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो 60,600 रुपए के आसपास है। अब अगर हम इसमें समझें तो जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 2331 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर कर्जा था, जो कि हमें अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर थोप के गई। और इसमें भी अगर देखा जाए तो जो ज़रूरी खर्चे थे जो कि देश की उन्नति में या उसकी प्रगति में लगने थे, जैसे सड़क, रेल मार्ग या नहरें या आप डैम देखें, उस तरह का अगर कोई देखा जाए तो इसका मुख्य काम 1890 के बाद ही किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कर्जा हमारा था वो हमें भुगतना पड़ा अंग्रेज़ों की जो लड़ाइयाँ हुई अपने उपनिवेशों के लिए, उसमें लगभग 70% जो हमारा कर्जा हमको मिला वो इस रूप में मिला। और इसमें भी ज़्यादातर कर्जा उन्होंने इंग्लैंड से ही लिया था,
तो कहीं ना कहीं ब्याज भी हमें उन्हीं को देना पड़ रहा था। अब अगर देखा जाए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक ये करार हुआ था कि लगभग 300 करोड़ रुपया जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, वो पाकिस्तान को, भारत को देना था 50 वार्षिक किश्तों में, जो कि उसने नहीं दिया और इसका भी बोझा भारत को झेलना पड़ा। और अब अगर देखा जाए तो अब मैं, जो हमारे देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक नए भारत के निर्माता थे, देश का जो औद्योगिकीकरण हुआ वो उनके वजह से हुआ, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी, क्योंकि जो एक लूट की और जनता के ऊपर बोझ लाद लाद के अपना घर भरने की जो एक नीति थी, उसके तहत ही उन्होंने जो काम किए, मैं इसका एक छोटा सा साक्ष्य आपके सामने रखता हूँ। जो पहले 3 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है बड़े उद्योगों को, और जो देश के अंदर बड़ी बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी कहना चाहिए जो योजनाएं लाई गई, उसमें खर्च किया गया। तो मात्र 1951 से लेके 1967 तक हमारा कर्जा लगभग 4 गुना बढ़ गया, जो कि 2523 करोड़ था 1951 में, वो 1967 तक आते आते 10,796 करोड़ हो गया। और इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई 1951 से 56 के बीच में, उसमें 27% बढ़ा ये कर्जा। दूसरी जो योजना आई उसमें लगभग 97% बढ़ा, और तीसरी योजना में लगभग 70% बढ़ा। आप ये समझिए, ये कर्जा जो था वो लेके जो विभिन्न डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे उनमें लगाया गया, और यहाँ तक हमारा जो मुख्य जो था कार्य करने के क्षेत्र, वो उद्योग और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री रही। धीरे धीरे किसानी, जो कि हमारा मेन काम था या जो हमारा देश मुख्यतः जिस पे निर्भर था, उसको धीरे धीरे खत्म किया गया। अंग्रेजों के ज़माने में जो कुछ हमें आंकड़े मिले, तो उसमें पता चला कि 10 से 15 साल, 20-20 साल जो कृषि से आय बढ़ती थी, वो मात्र 0.1-0.2% के प्रतिशत के दर से बढ़ती थी 10 साल 15 साल में, क्योंकि उस समय भी अंग्रेज़ों का कोई भी ध्यान हमारे अपने उद्योग या हमारे अपने लोगों के हित के बारे में नहीं था। उनका सिर्फ एक ही ध्येय था, कैसे हमारे यहाँ प्रचलित उद्योग बर्बाद हों, ख़त्म हों, और कैसे कच्चे जो यहाँ से सामान की उगाई होती है उसको सस्ते दामों पे बाहर भेजा जाए, और जो इंग्लैंड की चरमराई व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, उसको किस तरह से पोषित किया जा सके, और फिर वहीं से नया माल बन के महंगे दामों पे फिर हमारे देश में आए और उसका प्रयोग हो और बाकी दुनिया में भी दिया जाए। इसके अलावा अब हम इन आंकड़ों के आगे बढ़ते हैं। जो कुछ आंकड़े मुझे मिले, कुछ हम लोगों ने इंटरनेट से लिए, कुछ हमने जो सरकारी फाइलें हैं या कुछ कवरेजेस लोगों ने अलग अलग जगह पे कर रखी है, तो उसके माध्यम से मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, जिससे मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं मजबूती से। इसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये था, जिसमें मार्च 2003 के अंदर भारत में जो लघु उद्योग हैं, किस तरह से उन्हें ख़त्म किया गया, क्योंकि 1991 में जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाए और उदारवाद की इस नीति के अंतर्गत इन्होंने देश को विदेश के सामने खोला, और बड़े बुरी तरीके से हमारे जो अपनी करेंसी थी, रुपया था, उसके मूल्य टूटे। तो जो $1 के बराबर था 1947 में, वो चलते चलते 35 रुपया हुआ, 35 रुपये से 42 रुपया हुआ, 65 रुपये हुआ, 70 रुपये तक हम लोगों ने देखा है। अब इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2003 में जो लघु उद्योग थे लगभग 1,67,980 जो कि खत्म हो गए, और उसी की मुकाबले में अगर हम बड़े उद्योग देखें तो लगभग 3,396 उद्योग 2003 में खत्म हुए।
और उस समय की अगर हम देखें कि उनकी देनदारी क्या थी बैंकों को, वो जो छोटे लघु उद्योग थे उनकी कुल देनदारी 5706 करोड़ रुपए थी। और यदि उसी मुकाबले में हम बड़े उद्योग देखें जो कि 3396 उद्योग थे जो नहीं चल पा रहे थे, उनकी लगभग देनदारी जो थी 29,110 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़ते बढ़ते लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए हो गई है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो आरबीआई और सेबी ने जो लेटेस्ट अभी हाल में ही अपनी जो आंकड़े निकाले हैं, उसमें जो 12 सबसे बड़े जो लोग हैं जिन्होंने बैंकों का पैसा लूटा है, उनका अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो लगभग इसमें से 25% देनदारी जो है वो इन कर्जदारों की है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देश को खोखला करने में, और कहीं ना कहीं आज अगर हम गरीबी देखें, देश का आज भी शहर के अंदर 35% जो जनता है वो अमानवीय हालातों में रह रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके सर पे छत नहीं है, शहरों में रह रहे हैं पर उनके पास अपना कोई भविष्य नहीं है। वो किसी पुल के नीचे, पाइपों में या छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रह के अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिस जीवन का कोई भविष्य नहीं है। 70 साल के बाद भी हमारे देश की जो सरकार है अपनी जनता को ना तो छत दे पा रही है। और मेरा अपना जो मानना है, रोटी कपड़ा और मकान तो एक मौलिक चीज़ है, मेरा अपना मानना ये है कि जब तक सबको हम लोग अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं दे पाएंगे, ये आज़ादी हमारे लिए बेईमानी है। तो हमें कहीं ना कहीं अब ये विचार करना पड़ेगा कि इतने वर्षों में ये काम क्यों नहीं हो पाया, और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कांग्रेस पार्टी पर रखता हूँ, क्योंकि देश को लूटने में अंग्रेज़ों के बाद सबसे बड़ा नाम इन्हीं का होगा। और उसके बाद भी आज भी अगर आप देखें, मैं भी अपना छोटा मोटा उद्योग चलाता हूँ, मेरा अपना भी कुछ व्यवसाय है, और पिछले 4 साल में जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मैंने ये खुद अनुभव किया है कि कितना कष्ट होता है किसी काम को खड़ा करने में, और इसमें सरकार का या उसकी जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनका कोई मदद नहीं होती है। आज का जो छोटा व्यापारी है या जो एक छोटा उद्योगपति है, अपने बलबूते पे ये काम करता है। बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं जो इस कार्य को देखना चाहिए, जिसमें उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा खेद होता है ये कहते हुए कि जो भ्रष्टाचार है वो इतने चरम पे है आज भी कि ज़्यादातर अनुदान गलत तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है या गलत हाथों में चला जाता है, और जो लोग इसके सही पात्र हैं उन्हें भी वो लेने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि उसकी जो एक महत्वता है या जो उसकी मदद मिल सकती है वो नहीं मिल पाती। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आप कभी अपने आसपास देख के बताइए कौन सा ऐसा नेता है जो अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, जिसके अपने उद्योग ना चल रहे हों, जिसके अपने व्यवसाय ना हो, जिसके अपने मॉल ना हो, जिसकी अपनी बिल्डिंगें ना हो। मैं जानना चाहता हूं उनसे, हमें भी सिखाइए। अब हम सब देश आज़ाद हो चुका है, हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी तरक्की करें। हमें भी सिखाइए एक गुण कि कैसे आप हर 3 साल में 5 साल में अपनी संपत्ति को 3 गुना 5 गुना कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं उन मूलभूत सेवाओं पे। हम लोग 2014 से लगातार अपने पत्रकों में और जो हमने आपको ज्ञापन भेजे उसमें हमने आपसे सिर्फ ये 3 चीज़ें मांगी कि एक अच्छी शिक्षा का अधिकार दीजिए ताकि एक हम लोग स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करिए, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। और जो लोग समाज का या जो पब्लिक का पैसा लूट के अपने घर भर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं उनके ऊपर टूट के पड़ती और उनकी सारी संपत्ति कुर्की करके हम समाज के बीच में बंटवा दे। आज अगर हर जिले में कम से कम एक जिला अस्पताल इस तरह का हो जो हर तरह की परेशानी और विपदाओं को संभाल सके, तो
बड़ी से बड़ी मुसीबत घट सकती है यदि हम अपनी शिक्षा का सुधार करें। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हालांकि जनता भी बहुत ये देखती रहती है, लेकिन या तो उनकी इच्छा नहीं होती इस बात पे प्रश्न उठाने की। पर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो नियुक्तियाँ होती हैं, छोटी से छोटी नियुक्ति, चाहे वो शिक्षा मित्रों की रही हो, चाहे वो दरोगाओं की रही हो, चाहे वो सिपाहियों की रही हो, उसमें लाखों के हेरे फेरे होते हैं। उनके योग्यता पे ध्यान ना देकर पैसा लेकर उनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। बाद में सरकार बदलने के बाद वो नियुक्तियां तो रद्द हो जाती हैं या फिर वो किसी ना किसी दांव पेच में फंस जाती हैं। वो जो बच्चे अपने घर से कर्जा लेके, जमीन बेच के नेताओं का पेट भरते हैं, ये वो भूख है जो उनकी कभी खत्म नहीं हो सकती। उनके जितना भी आप दे दीजिए, अगली बार फिर वो और पैसा मांगते हैं। उनकी उसमें क्या गलती है? मैं चाहूंगा कि इन सब इस तरह के जो वाक़े हुए हैं और जहां जहां भी हुए हैं देश में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही कम से कम हर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जो कि इन क्षेत्रों में गहनता से अध्ययन करे कि कहाँ कमियां हैं, कितने पैसे की आवश्यकता है, और जो पैसा विगत 10 वर्षों में बर्बाद किया गया है उसे कैसे वापस निकाला जाए और इसको समाज की सेवा में लगाया जाए। चाहे वो NHRM का घोटाला रहा हो, चाहे वो पिछले 5 साल में सपा सरकार के अंदर के घोटाले रहे हों। ऐसे कई घोटाले हैं जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त हुई है, उनके बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए हैं। और ये पैसा जो है काले धन के रूप में इन नेताओं का घर भरता है, जिससे वो अपने आप उद्योग चलवाते हैं, जहाँ से अपना पैसा वाइट करके दोबारा हमें दिखाते हैं कि हम इतने बड़े आदमी बन गए। तो इस पे रोक लगनी चाहिए। और जो डिमोनेटाइजेशन का एक प्रहार मोदी जी ने किया था 8 नवंबर को, मेरा मानना ये है कि जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म ना हो, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। और ये मुहिम खाली उन पैसों तो नहीं रुकनी चाहिए, इस मुहिम में राजनीतिक दल भी आने चाहिए। जब जनता का एक एक आदमी अपने एक एक पाई का हिसाब दे रहा है, तो क्यों राजनीतिक दल अपना हिसाब नहीं दे रहे? और ये किस बात का औचित्य है कि 2000 रुपये तक का बेनामी चंदा आज भी राजनीतिक दल ले सकते हैं, जबकि 1 पैसे का भी आप एक आदमी के पास बेनामी संपत्ति के लिए मना कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जनता इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और मैं समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने YouTube चैनल पे डालता रहता हूँ। तो जिनको ये पसंद आया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिलके हमारा साथ दें, और कुछ समय के अंदर यदि हम सब मिलके अच्छे से इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे, लोगों के बीच लेके जाएंगे, तो ये एक सरकार की भी मजबूरी बन जाएगी कि उनको भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये हमारा अधिकार है, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। सरकार हमने चुनी है। सरकार के जो शासन चलाने का और प्रशासन चलाने का जो खर्चा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग की जेब से ही जाता है। और यदि वो काम नहीं कर रहे और उसमें गलत खर्चा हो रहा है, तो हमारा हक है कि वो खर्चा हम बंद करें और अगली बार ऐसे लोगों को चुनें जो देश के लिए कुछ काम कर पाए। तो देश की आज़ादी को सही मायने में समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो मैंने बातें कही हैं उनको समझें। किस तरह से देश का धन गलत तरीके से प्रयोग में लाया गया, कैसे गलत राह पे ले जाके ये पैसा का दोहन किया गया, कैसे हमें आज़ादी के नाम पे भी फिर से लूटा गया। और हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्या ये आज़ादी सही मायने में हमारे लिए आज़ादी है या हमारे लिए आज़ादी का क्या प्रारूप है। जय हिंद, जय भारत।